नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अपने घरों पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 7 की पुस्तक हमारा पर्यावरण में संकलित अध्याय 5, जिसका शीर्षक है जल। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और आपने यह भी सुना होगा कि धरती पर जल 71% की मात्रा में पाया जाता है, यानी कि 3/4 हिस्से पर जल है। लेकिन फिर भी हमारे सामने जल की इतनी किल्लत क्यों है। आज हम अपने इस अध्याय में जल के इस वितरण को और ख़ासकर महासागरों में पाए जाने वाले जल के संचरण को आज हम गहनता से अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपने कई बार यह महसूस किया होगा कि वर्षा के समय जब हमारे आसपास घरों के पास जल एकत्र हो जाता है तो वो कुछ ही समय के पश्चात गायब हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज की हमारी अध्ययन सामग्री का यही विषय है। तो चलिए आइए हम इसका अध्ययन शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? बच्चों, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह कई रूपों में वापस धरती पर वृष्टि के रूप में गिरता है। ये रूप हैं जल, हिम अथवा सहिम। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने रूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। ये बच्चों, हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। थलशाला क्या होती है? यह घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। आप घर पर भी अपनी थलशाला बना सकते हैं। उसके लिए आपको एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबाना होगा। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़के फिर जार को बंद कर दें। पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। तो जल पृथ्वी पर शताब्दियों पूर्व उपस्थित हुआ था, वही जल आज भी मौजूद है। बच्चों, जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के तौर पर कर रहे हैं, हो सकता है वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेज़न नदी में बहता हो। अलवण जल के मुख्य स्रोत ताल, सोते एवं हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं ये लवणता क्या होती है? चलिए हम आपको बताते हैं कि लवणता प्रति 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को कहते हैं। अर्थात महासागरों का जल सीधे तौर पर पीने के लायक नहीं है। महासागरों की लवणता एक बराबर नहीं है। कहीं यह ज़्यादा है तो किसी महासागर में यह कम है। हालांकि महासागरों की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है, यानी कि प्रति 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम नमक औसतन रूप से पाया जाता है। बच्चों,
यदि हम इज़राइल के मृत सागर में नमक की लवणता देखें तो वो 340 ग्राम प्रति लीटर है। तैराक इसमें पलाव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। बच्चों, यदि हम इस वितरण को देखें तो हमें यह अंदाज़ा लग जाएगा कि धरती पर उपलब्ध जो जल है उसका अधिकांश भाग महासागरों में है, अर्थात महासागरों का जल तो पीने योग्य नहीं है, वो तो लवणीय है। तो इसीलिए धरती पर मीठे जल की कमी रहती है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है और धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है। तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। आप खुद ही इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। महासागर 97.3%, बर्फ छत्रक 2.0%, भूमिगत जल 0.68%, झीलों का अलवण जल 0.009%, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें 0.009%, वायुमंडल में विद्यमान जल 0.0019% और नदियाँ 0.0001%। तो इस प्रकार से हम अगर इसको जमा करें तो ये पूरा 100% बनता है। बच्चों, ध्यान से देखिए कि नदियों की में विद्यमान जल का प्रतिशत कितना कम है और महासागरों में विद्यमान जल जो कि लवणीय जल है, पीने योग्य नहीं है, वो कितना, उसका प्रतिशत कितना ज़्यादा है। आइए इस साधारण से क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आप 2 लीटर जल लें। मान लें यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल में नमक मिला दें। यह लवणीय जल को दर्शाता है जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह लवणीय जल यानी नमक युक्त होता है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवणीय यानी मीठे जल की मात्रा को दर्शाता है जो हमारे लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। यहाँ चित्र में भी आप इस जल के वितरण को देख सकते हैं। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपभोग कर सकते हैं। बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर हम केवल जल से ही अपनी प्यास बुझा सकते हैं। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? आइए इस बहुमूल्य संसाधन के वितरण का महासागरों के रूप में महासागरीय परिसंचरण शीर्षक के तहत गहनता से अध्ययन करें। बच्चों, यहाँ इस मानचित्र में आप कुछ प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियाँ देख सकते हैं। प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, कैरिबियन सागर आदि प्रमुख सागर और महासागर हैं। इसी प्रकार से बच्चों, कुछ नदियाँ अमेजन नदी, मिसिसिपी नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी व
नील नदी आदि को आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। ये सभी हमारे जल का स्रोत हैं। महासागरीय परिसंचरण। बच्चों, समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलीन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता। हम महासागरों की गतियों को मुख्य रूप से 3 रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे पहली तरंगें, दूसरी ज्वार भाटा और तीसरी धाराएं हैं। आइए एक एक कर हम इनका अध्ययन करते हैं। नंबर 1, तरंगें। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगें कहते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है, तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगें, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इनका नाम सुनामी तरंगें रखा गया है। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। बच्चों, 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। यह मानचित्र 2004 से पहले का है। आप इसमें इंदिरा पॉइंट को देख सकते हैं, परंतु अब आपको यह पॉइंट भारत के मानचित्र में नज़र नहीं आएगा। बच्चों, सुनामी के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करेंगे कि इन्हें पृथ्वी का तांडव भी कहते हैं। बच्चों, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगें उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। बच्चों, यहाँ हमें भारत में दिसंबर 2004 में आई हुई सुनामी का जिक्र करना अति आवश्यक है और उसके बारे में जानकारी हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगें उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी। बच्चों, अब ये प्लेट क्या हैं? आपको इनके बारे में थोड़ा सा पता होना अति आवश्यक है। हमारी धरती मुख्य रूप से 7 प्लेटों में बंटी हुई है और ये प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं, गतिमान रहती हैं। इसी प्रकार की ही घटना एक 26 दिसंबर 2004 में घटित हुई कि जब भारतीय प्लेट किस प्रकार से नीचे धंस गई थी, उसका विस्थापन हो गया था। इनके विस्थापन के कारण भूकंप आते हैं तो महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया।
इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। अर्थात जब कोई प्लेट नीचे धंसती है तो आसपास का पानी उस स्थान को भरने के लिए उसके केंद्र की तरफ बहने लगता है। ऐसा ही वहां पर हुआ। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आई, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है, और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का दूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है बच्चों, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, क्योंकि वहां पर भूकंप और सुनामियां आती रहती हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभार ही आती है, क्योंकि यहाँ पर भूकंप क्रिया बहुत कम होती है। आप ये इन चित्रों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के तटीय प्रदेशों में कितनी तबाही हुई होगी। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति का अत्यधिक नुकसान हुआ। आइए अब महासागरीय परिसंचरण के दूसरे रूप ज्वार भाटा की जानकारी हासिल करें। बच्चों, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है, तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है, तो उसे भाटा कहते हैं। बच्चों, ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है? आखिर समुद्र के पानी का दिन में 2 बार नियमित रूप से उठना व गिरना, इसके पीछे कौन सा बल काम करता है? बच्चों, आपको गुरुत्वाकर्षण बल की जानकारी तो होगी ही। आप यह भी जानते होंगे कि सभी आकाशीय पिंड अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल रखते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के अनुसार होता है। इसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा के अंदर भी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल है तथा सूर्य एवं चंद्रमा के इसी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षण
कर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। आप चित्र में इसे अच्छे से देख और समझ सकते हैं। जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। बच्चों, उच्च ज्वार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आइए यह भी जान लेते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, जिस कारण जहाज को बंदरगाह तक पहुंचने में सहायता मिलती है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी हमारी बहुत मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। बच्चों, कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पादन करने के लिए भी किया जाता है। ज्वार भाटा के बाद हम तीसरे महासागरीय परिसंचरण को जानेंगे। तीसरा महासागरीय परिसंचरण महासागरीय धाराएं हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म व ठंडी हो सकती हैं। यह पृथ्वी पर तापमान के असमान वितरण के कारण होता है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, यहाँ चित्र में भी देख सकते हो कि पृथ्वी के गोलाकार आकार के कारण पृथ्वी पर सूर्य का तापमान समान रूप से नहीं पड़ता। पृथ्वी पर भूमध्य रेखीय प्रदेशों में तापमान बहुत अधिक पाया जाता है और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान की मात्रा कम होती जाती है। तो बच्चों, अगर आप यहाँ इस चित्र में देखें तो आप क्या पाते हैं कि पृथ्वी के अधिकांश भाग पर जल है और भूमध्य रेखा के आसपास गर्मी होने के कारण ये जल गर्म हो जाता है और ध्रुवों पर ठंड पड़ने के कारण ये जल ठंडा रहता है और इस प्रकार गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। इस मानचित्र में आप महासागरीय धाराओं व उनके बहने की दिशा से ही पता लगा सकते हैं कि वो गर्म जलधाराएं हैं या ठंडी। मानचित्र को यदि आप ध्यानपूर्वक देखें तो आपको यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय धाराओं की गति की दिशाएं और उनके प्रक्रम बिल्कुल विपरीत नज़र आएंगे। आप ध्यान से देखिए कि दक्षिणी गोलार्ध में जो महासागरीय धाराएं हैं वो घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में आपको घूमती नज़र आ रही हैं और उत्तरी गोलार्ध में आपको घड़ी की सुइयों की दिशा में समुद्रों का पानी घूमता नज़र आएगा। बच्चों, जब विषुवतीय वृत्त के पास, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है कि बहुत गर्मी होती है तो यहाँ पर जल गर्म है, तो जब भी कोई जलधारा विषुवतीय वृत्त से ध्रुवों की तरफ जा रही है तो इसका मतलब वो गर्म जलधारा है। जब जलधारा ध्रुवों से विषुवत वृत्त की तरफ जा रही है
तो इसका मतलब वो ठंडी जलधारा है। और ये जलधाराएं जहाँ से बहती हैं उन क्षेत्रों के तापमान पर बहुत असर करती हैं। आप यहाँ पर लैब्राडोर जलधारा, इसकी दिशा से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक ठंडी जलधारा है। उसी प्रकार से यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम, इसकी दिशा, बहने की दिशा से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक गर्म जलधारा है। इसी प्रकार से ब्राज़ीलियन धारा जो एक गर्म जलधारा है, और वेनेजुएला धारा एक ठंडी जलधारा है। बच्चों, गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। बच्चों, एक बार फिर यदि आप दोबारा इस मानचित्र में देखें तो आप उत्तरी अमेरिका के कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास, जहां ये गल्फ स्ट्रीम जो गर्म जलधारा है और ऊपर से आ रही लैब्राडोर जो एक बहुत ठंडी जलधारा है, इसके मिलन स्थल को देखो तो वहां पर बहुत ज़्यादा धुंध या कोहरा छा जाता है और ऊपर लैब्राडोर धारा के साथ बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े, जिन्हें हम आइसबर्ग कहते हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं। यदि आपको याद होगा तो टाइटैनिक जहाज़ यहीं पर ही किसी एक बड़े बर्फ़ के टुकड़े के साथ टकरा करके डूब गया था। तो आइए बच्चों, यहाँ तक की जानकारी के आधार पर हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न है, वर्षण क्या है? वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की सतह पर इकट्ठी हुई आर्द्रता को वर्षण कहते हैं। जलीय चक्र क्या है? जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जलीय चक्र कहते हैं। बिल्कुल उचित उत्तर दिया बच्चों आपने। अगला प्रश्न है, तरंगों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तरंगों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। पवन की गति, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, जल के नीचे भूस्खलन। बहुत खूब। अगला प्रश्न है बच्चों, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक तापमान और पृथ्वी का घूर्णन है। सही उत्तर। तो अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा क्या है तथा यह कैसे होते हैं? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है। शाबाश बच्चों। अगला प्रश्न है, महासागरीय धाराएं क्या हैं? महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं हैं। बहुत खूब उत्तर दिया बच्चों आपने। बच्चों, इन प्रश्नों में आपको उत्तर में केवल एक शब्द ही बोलना है। पहला प्रश्न है, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? जल चक्र। शाबाश। अगला प्रश्न, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं भूमध्य रेखा के निकट। बहुत खूब। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा। बच्चों, इन प्रश्नों में आप कारण बताइए। पहला प्रश्न, समुद्री जल नमकीन होता है क्योंकि इसमें अधिकांशतः लवण के रूप में सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक घुला होता है। बिल्कुल सही उत्तर बच्चों। अगला प्रश्न है, जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, कारण बताइए। इसका पहला कारण है, नदियों में कूड़ा करकट फेंक दिया जाता है।
दूसरा कारण उद्योग में रसायन व प्रदूषित जल की निकासी नदियों में होती है। तीसरा कारण खेतों से कीटनाशकों के हानिकारक जीवाणु जल द्वारा बहते हुए नदी में आकर मिलते हैं। चौथा कारण जली व अधजली लाशों तथा जानवर तालाब, नदी अथवा समुद्र में फेंक देते हैं। बिल्कुल सही उत्तर बच्चों। बच्चों, क्या आप जानते हैं 22 मार्च का दिन पूरी दुनिया में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन हम क्या करते हैं? 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जल संरक्षण के तरीकों को अपनाया जाता है। बहुत खूब। बच्चों, हिंद महासागर में सुनामी किस दिन आई थी? 26 दिसंबर 2004। बच्चों, आपने इस अध्याय में जाना कि पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी यह जल हमारे लिए पूरी तरह से योग्य नहीं है। आखिर इतना सारा जल जो महासागरों में पाया जाता है वो बिल्कुल भी हमारे पीने के योग्य नहीं है। बच्चों, आपने इसके साथ साथ यह भी जाना कि महासागरीय जल का परिसंचरण किस प्रकार से होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब जानने के पश्चात जल की महत्ता का पूरा ज्ञान हो गया होगा और आप अपने अपने घरों में या अपने विद्यालयों में इसकी महत्ता को समझते हुए जल को बचाने का पूरा प्रयास करोगे। बच्चों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।